हेलो एंड वेलकम बैक टू यूरिका। आज हम CSIR के कुछ PYQs देखेंगे और ये PYQs मेनली RDT सेक्शन से होंगे। RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उनको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है एंड उनका सॉल्यूशन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, हर चीज की मैं यहाँ पे आज बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, the figure below is a sketch metric of a linear double-stranded DNA containing the indicated restriction site। यानी कि आपको यहाँ पर एक DNA का फ्रेगमेंट दिया गया है एंड ये लीनियर है जैसे आप देख सकते हैं एंड डबल स्टैंडर्ड है एंड इन्होंने कहा है कि इसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, यानी कि ये रही एक रिस्ट्रिक्शन साइट और ये रही एक रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट्स वो साइट्स होती हैं जहां पर कोई पर्टिकुलर एंजाइम आकर कट कर सकता है। जैसे यहाँ पर PV सेकेंड ने कट किया है इस वाली साइट को, तो कट करने की वजह से क्या हुआ, अब ये इस फ्रेगमेंट और इस फ्रेगमेंट को अलग कर देगा कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसे और ऐसे बीच में से कट लगा तो ये दो फ्रेगमेंट जो हो गई वो अलग हो गई, ऐसे ऐसे, राइट। तो फिर इन्होंने क्या कहा है, द DNA वॉज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड विथ PVU सेकेंड एंड इको R1। यानी कि ये जो DNA है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गए, यानी कम्प्लीटली कट कर दिया गया है PV सेकेंड एंड इको R1 की मदद से। तो अगर आप देखिए कि ये दोनों ही एंजाइम अगर कट लगाएंगे तो फिर क्या होगा, एक यहाँ पर कट मिलेगा और एक कट यहाँ पे मिलेगा, तो जिससे ये DNA के 3 फ्रेगमेंट हो जाएंगे, एक ये वाला फ्रेगमेंट, एक ये वाला फ्रेगमेंट एंड ये लास्ट वाला। और ये वाले फ्रेगमेंट जो है वो 2 KB का रहेगा, ये 3 KB का रहेगा और ये 1 KB का रहेगा। यानी कट तो लगा है लेकिन कोई चीज लॉस में नहीं हुई है, सिर्फ सिंपली कट लग गया कि कोई चीज जुड़ी थी उसको अलग कर दिया, बट वो जितना था, जितना साइज था उसका उतना ही साइज अभी भी रहेगा, राइट। सो नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट्स वर प्यूरिफाइड एंड एडिड टू एन एप्रोप्रिएटली buffered reaction mixture containing DNTP mix, modified DATP and clean out fragments of E. coli DNA polymerase 1। यानी कि इन्होंने बोला कि ये एंजाइम और इस एंजाइम ने जब काम किया तो इनके प्रोडक्ट्स मिले हमें। तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, यही DNA के फ्रेगमेंट्स जो इन्होंने कट किए हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने कहा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट को बाद में इन्होंने एक रिएक्शन मिक्सचर में डाला जहां पे ये सारी चीजें हैं। यानी कि रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या है, DNTP मिक्स है, अल्फा DATP है, ये मॉडिफाइड DNTP है, देन लास्ट वन इज क्लीन आउट फ्रेगमेंट। फिर इन्होंने कहा है कि द क्लीन आउट रिएक्शन प्रोडक्ट्स वर एनालाइज्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ऑटो रेडियोग्राफी। यानी कि जब ये सारे फ्रेगमेंट को आपने इस रिएक्शन मिक्सचर में मिक्स किया, यानी कि एक 2 KB का फ्रेगमेंट, एक 3 KB का फ्रेगमेंट एंड 1 KB का फ्रेगमेंट, इन सभी को आपने इस रिएक्शन मिक्सचर में जब ऐड कर दिया तो उसके बाद इस रिएक्शन मिक्सचर में क्लीन आउट फ्रेगमेंट ने कुछ एक्टिविटी की एंड इसी के कारण क्लीन आउट फ्रेगमेंट के प्रोडक्ट्स बने, राइट। इन्होंने क्वेश्चन में यही बोला है कि क्लीन आउट रिएक्शन हुई जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स बने एंड उन प्रोडक्ट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से एनालाइज कर रहे हैं। फिर इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डिपिक्ट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यानी कि आपको क्या लगता है कि क्लीन आउट फ्रेगमेंट ने जो काम किया है उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट किस जेल से मैच कर रहा है, यानी कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इसके रिएक्शन को सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 4 है, इन चारों में से कोई एक करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लीन आउट फ्रेगमेंट क्या है। क्लीन आउट फ्रेगमेंट, मैं यहाँ पे क्लीन आउट फ्रेगमेंट को थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए क्लीन आउट फ्रेगमेंट जो है वो DNA पॉलीमरेज 1 का पार्ट है। DNA पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 1 एक एंजाइम है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। एंड अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक ये DNA का स्ट्रैंड है जो डबल स्ट्रैंडेड है
और यहाँ पे क्या हुआ कि डीएनए में एक कट लगा है, यानी कि यहाँ पे एक निक जनरेट हो गया। तो अब डीएनए पॉलीमरेज आता है एंड वो क्या करता है, इस कट को यानी ये जो गैप वाली जगह है इसको फिल करता है। तो मान लीजिए कि ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। तो यहाँ पे ये जो गैप है, इस गैप को डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, फिल कर देता है। कैसे फिल करता है, ये जो यहाँ पे नीचे डीएनए के सीक्वेंस है, जैसे ये डीएनए है तो जरूर यहाँ पे कोई सीक्वेंस होगा, जैसे यहाँ पर ए है, टी टी सी जी ए, ऐसे करके कुछ सीक्वेंस है, राइट। तो ये नीचे की स्टैंड को रीड करता हुआ इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा डीएनए पॉलीमरेज 1, राइट। ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज 1 को या फिर डीएनए पॉलीमरेज कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इनको काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, पहला कि इनके पास टेम्पलेट होना चाहिए एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट इनकी ये होती है कि इनके पास 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये वाला स्टैंड एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है एंड यहाँ पर अगर ये 5 प्राइम एंड है तो ये ऑफकोर्स 3 प्राइम एंड होगा, तो ये 3 प्राइम एंड जो है वो खाली है। तो यानी डीएनए पॉलीमरेज 1 को काम करने के लिए ये दोनों ही चीजें की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो अब ये यहाँ पे काम कर सकता है और ऐसे में ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका एडिशन कर देगा। तो टी की कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है तो ये ए ऐड कर देगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज थोड़ा आगे बढ़ेगा तो टी की जगह अगेन ये ए ऐड करेगा, देन सी के कॉम्प्लीमेंट्री ये जी ऐड कर देगा यहाँ पर। इस तरह से ये पूरी स्टैंड की जो गैप है उसको भर देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास जो सबसे पहले एक्टिविटी होती है वो होती है पॉलीमराइजेशन, यानी कि न्यूक्लियोटाइड ऐड करना, उसको पॉलीमराइजेशन ही करते हैं। बट इनका जो है डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए डायरेक्शन, तो जो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी है उसका डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास पॉलीमराइजेशन के अलावा भी दूसरी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि ये डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करता हुआ यहाँ पर आ गया एंड यहाँ पर इसने टी की कॉम्प्लीमेंट्री एक ए ऐड नहीं किया, सी को ऐड कर दिया, गलती से गलती हो गई। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, अब अपनी इस गलती को सुधारेगा। कैसे, वो इस तरह से अपनी डायरेक्शन बदल लेगा ऐसे करके एंड वो इस तरह काम करेगा, यानी वो इस डायरेक्शन में काम करेगा और उसने जो सी ऐड किया है इस सी को निकाल देगा और इस सी की जगह पर ए का एडिशन कर देगा। तो इस तरीके से ये अपनी गलती को रेक्टिफाई करता है। ये जो प्रॉपर्टी है डीएनए पॉलीमरेज 1 की काम करने की, इसको हम बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। देखिए एक्सोन्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो ये एंड पे काम कर रहा है एंड दूसरा ये न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि लगे हुए न्यूक्लियोटाइड को, यानी कि जो गलत न्यूक्लियोटाइड है वो उसको निकाल रहा है एंड देन उसके बाद नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, तो इसलिए इसको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहते हैं। अब देखिए ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आ गया ट्रेवल करते करते। अब यहाँ पर ऑलरेडी कुछ न्यूक्लियोटाइड है, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पे टी है, सी जी ए, सपोज कि ये न्यूक्लियोटाइड है तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ जी जी सी और ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा। तो अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है एंड ये टी न्यूक्लियोटाइड को निकाल देता है और इसकी जगह पे दूसरा टी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, यानी कि एडिशन तो वो टी का ही कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, बट क्या कर रहा है, पहले से जो एग्जिस्टिंग यानी लगा हुआ न्यूक्लियोटाइड है उसको वो रिमूव करता है और नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। तो इस एक्टिविटी को भी हम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ही कहते हैं, क्योंकि देखिए एंड से ही शुरू कर रहा है। बट आप इसका डायरेक्शन देख सकते हैं कि अब इसका डायरेक्शन क्या है, एक्सोन्यूक्लियस का एक्टिविटी का 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, देखिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो अब आप मुझे देखकर बताइए कि इन तीनों में से कौन सी एक्टिविटी है जिसकी कोई खास जरूरत नहीं थी हमें,
बट फिर भी डीएनए पॉलीमरेज के पास है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो थर्ड वाली एक्टिविटी है इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड ऐड है, आप उसको निकाल के नए न्यूक्लियोटाइड ही ऐड कर रहे हैं, बट कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो इस एक्टिविटी की कोई खास जरूरत नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जब उन्होंने ये नोटिस किया कि डीएनए पॉलीमरेज के पास ये एक्टिविटीज है जिसमें से इसकी जरूरत नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इस वाली एक्टिविटी को रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद ये जो मॉडिफाइड डीएनए पॉलीमरेज 1 बना, इसी मॉडिफाइड डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम बोलते हैं क्लीन आउट फ्रेगमेंट। तो अगर मैं बोलूं कि क्लीन आउट फ्रेगमेंट क्या है, तो ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है डीएनए पॉलीमरेज 1 का, एंड इसके पास कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। क्योंकि ये दोनों हमें चाहिए ना, कि अगर सपोज कोई गैप है तो उस गैप को फिल कर रहा है तो पॉलीमराइजेशन, अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को रेक्टिफाई यानी सुधार हो रहा है, तो इसके लिए हमें ये एक्टिविटी चाहिए। बट इस एक्टिविटी की हमें कोई खास जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें क्लीन आउट फ्रेगमेंट की होती है। अब देखिए, क्लीन आउट फ्रेगमेंट जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, तो इसको भी काम करने के लिए ये दोनों रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। क्लीन आउट फ्रेगमेंट तभी काम करेगा जब उसको टेम्पलेट मिलेगा और उसको 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री मिलेगा, राइट। तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करती हूँ। क्लीन आउट फ्रेगमेंट की रिक्वायरमेंट है कि इसे टेम्पलेट चाहिए, 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री चाहिए है, साथ ही साथ इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, एंड इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, राइट। सो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्लीन आउट फ्रेगमेंट पे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीजें आपको नोट करनी है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो मैंने इसी क्वेश्चन को फिर से लिखा है, बस इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि PV सेकेंड ने इस तरह का कट दिया, तो इस तरह के कट को हम ब्लंट एंड कट बोलते हैं। जैसे ये डीएनए था, यहाँ पे सिंपली ऐसे कट किया तो ये डीएनए कुछ इस तरह से बन गया। तो इस तरह के जो कट्स जनरेट होते हैं इसको हम ब्लंट एंड कट बोलते हैं। बट आप इको R1 में देखेंगे तो ये यहाँ पे कट कर रहा है और ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसने कैसे यहाँ से कट करके यहाँ पे कट किया, तो इसने कैसे किया, कुछ इस तरह के एंड्स जनरेट किया। तो यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेट करूं तो जैसे GAATTC था, अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे कट कर दिया, तो जैसे ये कट होगा तो ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको लिखूंगी तो लिखूंगी GCTTA, क्योंकि ये वाला पोर्शन एक तरफ आ गया और ये दूसरा वाला पोर्शन, तो इसको मैं लिखूंगी AATTC और G। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा हुआ, एक ओवरहैंग जनरेट हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से जो कट्स ओवरहैंग जनरेट करते हैं उसको हम स्टिकी कट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे PV सेकेंड जो है वो आपको ब्लंट एंड दे रहा है, एंड इको R1 जो है वो आपको स्टिकी एंड्स जनरेट करके दे रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जब यहाँ पर PV सेकेंड ने कट किया एंड इको R1 ने कट किया तो किस तरह से किया होगा। देखिए ये 2 kb का एंड है, मैं PV सेकेंड की जगह इसका न्यूक्लियोटाइड लिख लेती हूँ CAG, यहाँ पे कट लगा तो ये थोड़ा अलग हो गया CTG, एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया। तो ये जो है वो आपका 2 kb का फ्रेगमेंट है, राइट। इसके कॉम्प्लीमेंट्री GTC और यहाँ पर GAC। नेक्स्ट ये आपका बचा हुआ डीएनए फ्रेगमेंट, तो ये वाला पोर्शन है वो 2 kb का है, ये जो पोर्शन है वो आपका 3 kb का है। देन मैं इको R1 के न्यूक्लियोटाइड्स लिख लेती हूँ G, और यहाँ पर CTTA, फिर यहाँ पे कट लगा तो अब यहाँ पर क्या आएगा AATTC एंड यहाँ पर ये G। उसके बाद वाला जो फ्रेगमेंट बचा वो यहाँ पर आ गया, तो ये जो फ्रेगमेंट है वो 1 kb का हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे ओवरहैंग्स है, ओवरहैंग जनरेट हो गए। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्लीन आउट रिएक्शन के प्रोडक्ट, यानी कि जब ये जो फ्रेगमेंट्स बने 2 kb 3 kb 1 kb, आपने इसको रिएक्शन मिक्सचर में डाला जहां पे कौन था, क्लीन आउट फ्रेगमेंट था। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर क्लीन आउट फ्रेगमेंट कहाँ पे काम करेगा, किस वाले एंड्स पे काम करेगा, जहाँ पे PV सेकेंड ने काम किया है
या फिर जहां पर ई को R1 ने कट लगाया वहां पे काम करेगा। देखिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट का याद रखना है। तो इसको पहले तो 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री चाहिए है एंड इसको एक टेम्पलेट चाहिए है। तो ये देखना है कि जो PV सेकेंड है स्टिकी एंड्स नहीं है, जिसकी वजह से कोई ओवरहैंग भी नहीं है एंड इसके पास देखिए यहाँ ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का 3 प्राइम एंड OH ग्रुप जो है वो फ्री भी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे तो क्लीन आउट फ्रेगमेंट अपना काम नहीं कर पाएगा। बट दूसरी तरफ आप यहाँ देखिए तो ये 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 प्राइम एंड OH ग्रुप जो है वो फ्री है एंड ये जो DNA का फ्रेगमेंट है वो एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है। तो यानी कि वो इसको एज अ टेम्पलेट काम करके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कर सकता है। तो T की जगह वो A ऐड कर सकता है, यहाँ पर फिर से A, यहाँ पर T, यहाँ पर T एंड सेम वे जब वो इस डायरेक्शन में काम करेगा तो T की जगह A की जगह T यानी इनके कॉम्प्लीमेंट्री वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा। तो इस तरह से ये जो DNA का स्टैंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए कि क्लीन आउट फ्रेगमेंट ने कहाँ पे काम किया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लीन आउट रिएक्शन प्रोडक्ट वर एनालाइज बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ऑटो रेडियोग्राफी। तो आपको ये बताना है कि क्लीन आउट फ्रेगमेंट ने कहाँ काम किया है। तो देखिए एक तो क्लीन आउट फ्रेगमेंट ने कहा यहाँ पर काम किया है यानी कि 1 kb एंड की तरफ काम किया है एंड दूसरा क्लीन आउट फ्रेगमेंट ने 3 kb एंड की तरफ काम किया है। ये वाला काम किया है ना, यहाँ पर इस न्यूक्लियोटाइड को इसने ऐड कर दिया, ये वाले न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया और यहाँ पर इसने ये वाले न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया। तो क्लीन आउट फ्रेगमेंट ने एक 3 kb के पास काम किया और एक 1 kb में काम किया। तो जब जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस को आप रन करोगे तो वहां पे आपको ये वाले फ्रेगमेंट और ये वाला फ्रेगमेंट से दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लीन आउट रिएक्शन प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है। तो अब हमें जो ऑप्शन है उसमें से देखना है कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो हमारे इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। देखिए जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में 3 kb है और 2 kb है, हमें 1 kb चाहिए है और हमें 3 kb चाहिए। तो देखिए ऑप्शन 4 में 3 kb है लेकिन यहाँ पे 2 kb है, 1 kb नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इधर पर देखिए 2 kb है और 1 kb है, ये भी नहीं हो सकता। सेकंड वाले में 3 kb है, ठीक है, और यहाँ पे 1 kb है, ओके, बट ये 2 kb कहाँ से आया? 2 kb तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो देखिए 2 kb पे तो क्लीन आउट फ्रेगमेंट ने कुछ काम ही नहीं किया। देखिए ये 2 kb है और यहाँ पे क्लीन आउट फ्रेगमेंट ने कोई काम नहीं किया। क्लीन आउट फ्रेगमेंट ने 3 kb के पास यहाँ पर काम किया एंड 1 kb के पास यहाँ पर काम कर दिया। तो हम ऑप्शंस पे जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर अब ऑप्शन 1 देखेंगे तो इसने यस 3 kb का एक बैंड दे रहा है और एक 1 kb का बैंड दे रहा है, यानी कि ये वाली चीज जो है वो हमें ऑप्शन 1 में सेटिस्फाई कर रही है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो ये बहुत ही डिटेल में मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाया है। साथ ही साथ हमने क्लीन आउट फ्रेगमेंट के बारे में भी पढ़ा कि वो क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं एंड इस तरह से ये स्ट्रेटजी होती है या कुछ तरीका होता है जिससे कि हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए एंड वीडियोस को देखते रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।